अब जब हमारे पास हमारे अवयव आ चुके हैं, जैसे कि हमारी पसंदीदा बैटरियां और प्रतिरोधक, तो अब हम इन्हें परिपथों में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक परिपथ है, इसमें यह एक बैटरी है और यहाँ पर ये 3 प्रतिरोधक हैं यानी कि रेजिस्टर्स हैं, और यह एक प्रकार का अभिविन्यास है यानी कि कॉन्फ़िगरेशन है, और इसे हम श्रेणी क्रम प्रतिरोधक अभिविन्यास कहते हैं, या इन्हें हम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधक भी कह सकते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधक हमारे लिए जाने पहचाने हैं। हम यहाँ पर ऐसे प्रतिरोधक देख रहे हैं जो शीर्ष से पूंछ व शीर्ष से पूंछ तक जुड़े हुए हैं, यानी हेड टू टेल कनेक्टेड हैं। तो यहाँ इस परिपथ में ये तीनों प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रम से जो नोड हैं वे एक के बाद एक आपस में जुड़े हुए हैं। तो यही वह पैटर्न है जिसकी मदद से हम पहचान सकते हैं कि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधक हैं। चलिए यहाँ पर अब हम इन प्रतिरोधकों को नामांकित कर लेते हैं। मान लीजिए यह R1 है, यह R2 है और यह R3 है, और इस बैटरी को हम V वोल्ट वाली बैटरी कह देते हैं। और यहाँ पर हमें जो चीज़ ज्ञात नहीं है वह है कि इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो V तो हमें पता है, लेकिन यह जो प्रवाहित धारा I है यह हमें पता नहीं है। अब इस धारा I के बारे में हम एक चीज़ यह जानते हैं कि यह इन प्रतिरोधकों से होकर प्रवाहित होती है, और यहाँ पर जब यह इस प्रतिरोधक R1 में से प्रवाहित होती है तो पूरी की पूरी धारा जो है इस R1 के दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि धारा इस प्रतिरोधक में तो संग्रहित हो नहीं सकती है। तो पूरी की पूरी धारा यहाँ पर इन प्रतिरोधकों में से प्रवाहित होती है, और देखिए यह जो धारा I है इस R3 के दूसरे सिरे से ऐसे निकल आती है। तो हम कह सकते हैं कि I धारा जो इस बैटरी में से निकली है उतनी की उतनी ही धारा यानी कि धारा I ही इस बैटरी में वापस लौट जाती है। तो यह श्रेणी क्रम संयोजन की एक विशेषता होती है। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधक हेड से टेल तक जुड़े हुए होते हैं, यानी शीर्ष से पूंछ तक जुड़े होते हैं, और सभी अवयवों के लिए, या कह सकते हैं कि इस स्थिति में सभी प्रतिरोधकों के लिए धारा समान ही होती है। तो यही यहाँ पर मुख्य चीज होने वाली है। अब जो चीज हम यहाँ पर नहीं जानते हैं, और वह चीज इन तीनों प्रतिरोधकों के लिए अलग अलग भी होगी, वह है इनके लिए वोल्टताएं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टा है वह तो V1 है, यहाँ पर वोल्टा V2 है और यहाँ पर वोल्टा V3 है। तो सामान्य रूप से अगर इन प्रतिरोधकों के लिए प्रतिरोध के मान अलग अलग हैं और इनमें से प्रवाहित होने वाली धारा तो समान ही हैं, तो ओम का नियम हमें यह बताता है कि इनके लिए वोल्टताएं अलग अलग होंगी। अब यह प्रश्न उठता है कि इन श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों को क्या हम किसी एक प्रतिरोधक से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिसकी वजह से यह जो प्रवाहित होने वाली धारा है यह समान ही रहे। तो अभी हमारे सामने यह प्रश्न है। चलिए अब हम इस पर विचार करते हैं, और इसके लिए हमारे पास हमारा दोस्त ओम का नियम है जो हमेशा हमारी मदद करता है। ओम के नियम के अनुसार किसी भी प्रतिरोधक के लिए V बराबर I गुणा R होता है। तो ओम का नियम यहाँ पर वोल्टा और धारा के अनुपात को बताता है, और यहाँ पर हम एक और चीज जानते हैं कि यह V1 प्लस V2 प्लस V3 जो है, यानी इन प्रतिरोधकों के सिरों पर वोल्टाओं का जो योग है वह इस वोल्टा V के बराबर आएगा। और ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि ये तार कुछ इस तरीके से ही जुड़े हुए हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि बैटरी के लिए जो मुख्य वोल्टा V है वह V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर आएगी, और अब हम इनमें से प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए वोल्टा लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वोल्टा है यानी कि V1 है वह आएगी I गुणा R1, और I यानी कि यह धारा तो प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए समान ही रहने वाली है। इसके बाद अगर हम V2 लिखते हैं तो यह आएगी I गुणा R2, और V3 जो वोल्टा है वह आ जाएगी I गुणा R3। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर 4 या 5 या 6 प्रतिरोधक होते तो उसके अनुसार हमारे पास यहाँ पर 4 या 5 या 6 समीकरण आ जाते। इसका मतलब है कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए हमारे पास एक समीकरण होगा। अब इसके बाद हम इन वोल्टाओं को इस समीकरण में रख देंगे और उसके बाद इस पर विचार करेंगे। तो चलिए अब ऐसा कर लेते हैं। हमें मिलेगा V बराबर I गुणा R1 प्लस I गुणा R2 प्लस I गुणा R3। अब हम जानते हैं कि तीनों ही प्रतिरोधकों के लिए I तो समान ही हैं, तो I को हम यहाँ पर उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन कर सकते हैं। तो हमें V बराबर I गुणा यहाँ कोष्ठक में R1 प्लस R2 प्लस R3 मिल जाएगा। अब इसके बाद हम इसे देखते हैं और इसकी तुलना जो हमारा असल ओम का नियम है उससे करते हैं। तो यह हमारा ओम का नियम है। इसमें देखिए V बराबर हमारे पास कोई धारा है गुणा कुछ प्रतिरोध है। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा प्रतिरोधक मिल गया है जो इसी ओम के नियम का पालन करेगा। तो चलिए इसे हम यहाँ पर बना लेते हैं। यह तो हमारी बैटरी है, और देखिए यह RS यानी कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध है। तो इसे हम RS से दर्शाते हैं, और यह प्रतिरोधक इन तीनों प्रतिरोधकों के समतुल्य है। और अब आप सोच रहे होंगे कि समतुल्य होने का मतलब क्या हुआ। तो समतुल्य मतलब यह हुआ कि अब इस परिपथ में से भी I धारा ही प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर समान धारा I प्रवाहित होने के लिए हम यह कह रहे हैं कि वोल्टा V बराबर I गुणा RS आ जाएगी। और जब हम यह कह रहे हैं तो हम यह मान रहे हैं कि यह जो R सीरीज है यह इन तीनों चीजों के योग के बराबर है,
यानी हम लिखेंगे कि R सीरीज बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के बारे में हम कुछ इस तरह से सोचते हैं। यदि हमें श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों को जोड़ना हो तब हम उन्हें एक प्रतिरोधक से प्रतिस्थापित कर सकते हैं जो उन सभी प्रतिरोधकों के समतुल्य हो। चलिए यह कैसे काम करता है इसे समझने के लिए हम यहाँ पर जल्दी से एक उदाहरण कर लेते हैं। तो इस उदाहरण में देखिए हमारे पास यह परिपथ है और इसमें 3 प्रतिरोधक हैं और इन प्रतिरोधकों के जो प्रतिरोध हैं वे हैं 100 ओम, 50 ओम और 150 ओम। हमें यहाँ पर इस परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है और मान लेते हैं कि यहाँ पर एकमात्र यह छोटी सी बैटरी है जिसकी वोल्टता 1.5 वोल्ट है। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यह ज्ञात करने के लिए हम इन तीनों प्रतिरोधकों को एक तुल्य श्रेणी क्रम प्रतिरोधक से प्रतिस्थापित कर सकते हैं जिसका प्रतिरोध देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो यह RS यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस 50 प्लस 150। इन्हें जोड़ने पर हमें यहाँ पर 300 ओम मिल जाएगा। तो यह तो हमारे तुल्य प्रतिरोधक का प्रतिरोध आ गया है। अब अगर हम इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करना चाहते हैं तो यह धारा I हम लिख सकते हैं V बटा RS के यह बराबर आने वाली है। तो देखिए अगर हम अब यहाँ से मान रख लेते हैं तो 1.5 बटा 300 यह धारा आ जाएगी। अब अगर हम सही गणना करते हैं तो यह धारा हमें 0.005 एम्पियर मिल जाएगी और हम चाहें तो इस धारा को हम 5 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I ज्ञात कर ली है। अब इसके बाद हम प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर जो वोल्टता है उसकी गणना भी कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर I पता है और प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए R का मान भी पता है। तो चलिए अब हम ऐसा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए अगर इस प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता V1 है तो हम लिख सकते हैं V1 बराबर I गुणा R1 आ जाएगा, जहां पर I तो इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा है जो हम ज्ञात कर चुके हैं कि 5 मिली एम्पियर है और R1 इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध है जो कि 100 ओम है। तो देखिए 5 मिली एम्पियर गुणा 100 ओम अगर हम यह ज्ञात करेंगे तो हमें 0.5 वोल्ट मिलेगा। तो यह तो इस प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता आ चुकी है। इसी प्रकार इस प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता अगर हम इसे V2 कह देते हैं तो V2 यहाँ पर आ जाएगा देखिए I गुणा R2। तो I तो है 5 मिली एम्पियर और R2 यानी इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध जो कि 50 ओम है। तो 5 मिली एम्पियर गुणा 50 ओम यह हम ज्ञात करेंगे तो हमें 0.25 वोल्ट मिलेगा। अब इसी प्रकार यदि हम V3 ज्ञात करना चाहें यानी इस प्रतिरोधक के सिरों पर जो वोल्टता है उसे हम V3 कहें तो वह I गुणा R3 आ जाएगी। तो अब अगर हम मान रख लेते हैं तो 5 मिली एम्पियर गुणा R3 यहाँ पर 150 ओम है। तो इसे हल करने पर हमें 0.75 वोल्ट मिलेगा। तो हमने इस परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए वोल्टता और धारा ज्ञात कर ली है, यानी इस पूरे परिपथ को हमने पूरी तरह हल कर लिया है। चलिए अब यहाँ पर हम एक आखिरी जांच कर लेते हैं जिसमें हम इन प्रतिरोधकों के सिरों पर ये जो वोल्टताएं आई हैं इन्हें जोड़ते हैं। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें कितना मिलने वाला है 5 5 10 यानी यहाँ पर 0 आएगा, 1 हासिल हो गई है। तो अब देखिए 5 2 7 7 और 7 14 है और 1 यानी कि 15 है। तो यहाँ पर 5 आएगा और 1 हासिल रहेगी। तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी हमें 1 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इन प्रतिरोधकों के सिरों पर जो वोल्टताएं आई हैं उन्हें जोड़ने से हमें इस बैटरी की वोल्टता यहाँ पर प्राप्त हो रही है। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मान लीजिए कि अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार के 3 प्रतिरोधक हैं जो हमें श्रेणी क्रम में लग रहे हैं, जैसे कि देखिए ये प्रतिरोधक और ये प्रतिरोधक। एक बार मान लीजिए कि ये जो दोनों तार हैं ये यहाँ पर नहीं है, तो आप कल्पना कर पाएंगे कि अगर ये तीनों प्रतिरोधक ऐसे सीधे ही जुड़े हुए हैं तो हम तो यही समझेंगे कि ये श्रेणी क्रम में है और ऐसा कहना बिल्कुल सही भी है। लेकिन अब अगर यहाँ से ये दोनों तार ऐसे जुड़ जाते हैं तो तब भी हमें ऐसा लगेगा कि ये श्रेणी क्रम में है। लेकिन अगर यहाँ पर इन तारों में धारा भी प्रवाहित हो रही है तो अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में अब ये श्रेणी क्रम में नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो धारा प्रवाहित हो रही होगी वह जरूरी नहीं है कि यहाँ प्रवाहित होने वाली धारा के बराबर हो और यह जरूरी नहीं है कि यहाँ प्रवाहित होने वाली धारा के बराबर हो। यानी इन शाखाओं से जो धारा बाहर निकल रही है उसकी वजह से हो सकता है कि ये प्रतिरोधक अब श्रेणी क्रम में ना हो। तो हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो जब भी हमें लगे कि प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और हम इनके मध्य इस प्रकार की शाखाएं देखें तो ये प्रतिरोधक तब तक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए नहीं कहलाएंगे जब तक कि इन शाखाओं में प्रवाहित होने वाली धारा 0 ना हो जाए। जैसे कि यहाँ पर इस शाखा में से प्रवाहित होने वाली धारा 0 हो और इस शाखा में जो धारा है वह भी 0 हो। तो इस चीज का हमें खासकर ध्यान रखना है। आप इसको यहाँ पर एक छोटी सी चेतावनी के रूप में देख सकते हैं कि जब भी हमें लग रहा हो कि प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में हो और इनके मध्य से ऐसे शाखाएं निकल रही हों तो हमें एक बार इसकी जांच जरूर कर लेनी है कि इन शाखाओं में से प्रवाहित धारा 0 होनी चाहिए, तभी यह प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में कहलाएंगे।
तो ये हमारे श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक थे। हमने देखा कि जब भी प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम उन सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों को आपस में जोड़ देते हैं।